ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी इन पैरासाइक्लोफिन। ओके, तो इसके पहले हमने डिस्कस किया है ऑप्टिकल एक्टिविटी इन अलीन, बाइफिनिल्स एंड अल्फा कंपाउंड। ऑल these compounds are chiral but they are missing asymmetric center। ओके, उसमें कोई भी asymmetric center नहीं है, फिर भी वो मॉलिक्यूल्स क्या है, कायरल है। जैसे कि ये पैरासाइक्लोफिन, ये भी क्या है, कायरल हो सकता है, तो इसमें कोई एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि ये किस तरह से कायरलिटी शो करेगा और इसके लिए कंडीशन क्या होगी। अब देखो, ये जो पैरासाइक्लोफिन कंपाउंड है, ये एक्चुअल में अकायरल होता है। ये जो कंपाउंड है, ये अकायरल होता है। रीजन क्या है? रीजन इसका ये है कि देख सकते हो इसमें दो प्लेन्स प्रेजेंट है। यहाँ पे इस तरह से भी एक प्लेन प्रेजेंट है और ये भी प्लेन जो है वो इसमें आपको दिखाई देगी। अब ये दो प्लेन अगर उसमें प्रेजेंट है, तो जब भी प्लेन प्रेजेंट होगी तो वो मॉलिक्यूल कायरल होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और उसके साथ आपको क्या करना है, इस प्लेन को कैंसल आउट करना है। इस तरह से उसमें सब्स्टिट्यूशन डाल दो कि इसमें जो प्लेन है वो कैंसल हो जाए। तो इन दोनों प्लेन को कैंसल करने के लिए देखो, इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे हमने हाइड्रोजन रिप्लेस किया Br से, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन रिप्लेस किया Br से। तो अब देख सकते हो इसमें जो प्लेन इसके पहले पॉसिबल थी, ये दोनों प्लेन इस मॉलिक्यूल में पॉसिबल नहीं है। अब अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या होगा, कायरल होगा। तो नॉर्मल बाइफिनिल्स कंपाउंड, पैरासाइक्लोफिन कंपाउंड्स में आपको क्या करना है, इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करना है कि जो दो प्लेन्स है वो कैंसल आउट हो जाए। ओके, अगर प्लेन कैंसल आउट हो जाती है तो ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या बनता है, कायरल बनता है और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है वो क्या है, अभी हमारे लिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि पैरासाइक्लोफिन में किस तरह से आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी देखनी है। उसके बाद देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था CSR की एग्जाम में। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल आपको दिया गया है ये क्या है, कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है। सही है ना, कायरल है और क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ये कायरल और ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 13 सिग्नल्स, नंबर ऑफ कार्बन 13 सिग्नल्स कितने होंगे, ये आपके लिए क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन 13 सिग्नल्स कितने हैं। अब देखो, पहले क्या ये कायरल है, उसके लिए आपको चेक करना है क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, जो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होगी। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है तो ये कायरल नहीं होगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है तो वो कायरल होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन 13 सिग्नल्स कितने होंगे। ओके, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको अभी क्या करना है, इस मॉलिक्यूल्स में RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। क्या करना है, इस मॉलिक्यूल में RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, क्योंकि अगर ये कायरल है तो इसका आइसोमर्स भी होगा और आइसोमर इनैंशियोमेरिक होगा। अगर इनैंशियोमेरिक है मतलब RS कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे।
ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जैसे मैंने बताया कि अनसा कंपाउंड्स में कायरलिटी कैसे निकालते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम पायलट एटम डिसाइड करते हैं। तो जिस साइड में सब्स्टिट्यूशन है, देखो यहाँ पे इस रिंग में लेफ्ट साइड में सब्स्टिट्यूशन है, तो जिस साइड में सब्स्टिट्यूशन है उस साइड का एटम आपका का पायलट एटम होगा। ये जो एटम है वो पायलट एटम होगा। अगर ये पायलट एटम है तो वहां से आप क्या करो, नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3। अब ये नंबरिंग अगर आप देखोगे तो ये किस तरह से हो रही है, क्लॉकवाइज। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो आपका कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर, जहां पे आएगा आर। ठीक है, उसी तरह से ऊपर वाली पार्ट में देखते हैं, यहाँ पे बी आर है। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन है मतलब ये होगा पायलट एटम। अगर पायलट एटम है तो नंबरिंग स्टार्ट कर दो, 1 2 3। अब आप देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। पर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आपको क्या करना है, अगर रिंग पैरासाइक्लोपीन रिंग के ऊपर साइड में है, ये जो सिस्टम है आपकी, इसके ऊपर साइड में रिंग है, उस रिंग पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन है, तो एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन अगर हो रहा है तो रोटेशन क्या, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, यस। आपको यस चेंज करना है आर में। कब, सब्स्टिट्यूशन ऊपर वाले रिंग पे है तो, नीचे वाले रिंग पे है तो एज इट इज आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख देना है, जिस तरह से रोटेशन है उस तरह से। पर अगर ऊपर वाली रिंग पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन है, तो आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसको रोटेट करके चेंज करके लिख देना है, आपको कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलो हम देखते हैं यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है क्या ये कायरल है। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है, पर यहाँ पे ये जो सेंटर है, कार्बन सेंटर है, ये क्या है, असिमेट्रिक, ये असिमेट्रिक है। तो ये जो पैरासाइक्लोफीन रिंग है ये असिमेट्रिक, ये कायरल नहीं है। यहाँ पे कायरलिटी आ रही है इस असिमेट्रिक सेंटर की वजह से। समझ गए आप लोग, ये कायरल क्यों है, इस असिमेट्रिक सेंटर की वजह से। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्यों कायरल है, क्योंकि यहाँ पे ये पैरासाइक्लोफीन है वो कायरल है, क्योंकि इसमें कोई भी प्लेन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल क्या क्या स्टेबल केमिस्ट्री शो करता है, वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, इस तरह से यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। सबसे पहले पायलट एटम डिसाइड करो, जिस साइड में सब्स्टिट्यूएंट है उस साइड का CH2 पायलट एटम होगा। उसके बाद 1 2 3 नंबरिंग कर दो। यहाँ पे रोटेशन मुझे लगता है एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन है तो ऊपर साइड के रिंग पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन है, तो यस चेंज होगा आर कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन होगा आर, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इस तरह से आप पैरासाइक्लोफीन में ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर दिखा सकते हो, कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है, इनएक्टिव है, और इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स की तरफ जाएंगे जो कि कायरल होते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये है हेलिकल स्ट्रक्चर्स, एंड ऑल हेलिकल स्ट्रक्चर्स आर कायरल। क्योंकि इस हेलिकल स्ट्रक्चर्स में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आप नहीं दिखा सकते। ठीक है, जैसे आपकी DNA की रिंग होती है उसी तरह से ये क्या हुआ, क्या ये हेलिकल स्ट्रक्चर्स है, रिंग से हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। तो इस मॉलिक्यूल में कोई भी प्लेन नहीं है। अगर प्लेन नहीं है तो ये कायरल होगा, यूनिक होगा, आइडेंटिकल होगा। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में जो हेलिकल स्ट्रक्चर्स है जो कि कायरल होते हैं, इसमें कायरलिटी तो आपने बता दी कि जितनी भी हेलिकल स्ट्रक्चर्स है वो कायरल होगी। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, कोई रूल नहीं है। अगर ऐसा है तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन निकालना है या फिर इसका नोमेनक्लेचर करना है कि नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए डिफरेंट लेटर्स है, यहाँ पे है P एंड M।
तो यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज होगा तो आप यूज करोगे पी, आर नहीं, पी यूज करोगे। और एंटी क्लॉकवाइज है तो आप यूज करोगे यम। अब ये क्लॉकवाइज कब होता है और एंटी क्लॉकवाइज कब होता है, ये हमें देखना है। सपोज करो यहाँ पे एक आपके पास हेलिकल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो जब भी आपको हेलिकल मॉलिक्यूल मिलेगा तो आपको वहां पे अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन रिंग का नोटेशन दिखेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे ये जो रिंग का एंड है ये अबोव द प्लेन है, और यहाँ पे ये जो एंड है वो बिलो द प्लेन दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे आना है। कहां से कहां पे आना है, अबोव से बिलो आना है। और जब भी आप अबोव से बिलो आओगे तो क्या करोगे, चेक करोगे रोटेशन, चेक करोगे रोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अबोव से अगर बिलो जाना है तो मुझे इस तरह से जाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इस तरह से रोटेट करके जाना पड़ेगा। अगर मैं इस तरह से रोटेट करके जाता हूं तो यहाँ पे रोटेशन कौन सा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और रोटेशन है। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, या फिर नॉमेनक्लेचर आएगा यम, इस हेलिकल स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको देखो कि अबो है बिलो है कहाँ पे है। उसके बाद अबो से बिलो जब आओगे तो आपको रोटेशन चेक करना है। अगर क्लॉकवाइज है तो पी आएगा और एंटी क्लॉकवाइज है तो यम आएगा। अब देखते हैं एक क्वेश्चन इसी का जो पूछा गया था नेट दिसंबर 2016 में, नेट दिसंबर 2016 में। अब देखो ऑप्शन देख के बता सकते हैं, कंपाउंड इज कायरल, हैज पी कॉन्फ़िगरेशन, यम कॉन्फ़िगरेशन, अकायरल। ये मॉलिक्यूल अकायरल तो नहीं होते, मतलब ये दोनों गलत है। जितने भी हेलिकल स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूल है वो कायरल होते हैं। ओके, अब देखो आपको देखना है स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन जो की है वो। यहाँ पे देखो ये है अबो और ये है, यहाँ पे ये जो ग्रुप है वो बिलो है, मतलब यहाँ पे भी ये बिलो होगा तो अबोव से आपको बिलो जाना है। जब आप अबोव से बिलो जाओगे तो रोटेशन चेक करोगे, तो यहाँ पे देखो हम इस तरह से जाएंगे। तो जब आप जाओगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज, और रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है। और क्लॉकवाइज अगर रोटेशन होता है तो पी कॉन्फ़िगरेशन आता है। और ऑप्शन ए इस का करेक्ट होगा, कंपाउंड इज कायरल एंड हैज पी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इस तरह से इस मॉलिक्यूल में कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब देखो फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है वो आपका हेलिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये जो रिंग है वो अबोव है और इस साइड की रिंग बिलो है। तो रोटेशन आप देख सकते हो, रोटेशन इस तरह से करोगे। ये किस तरह का रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा एम, या फिर नॉमेनक्लेचर आएगा एम। फर्स्ट जो है वो हेलिकल है। अब यहाँ पे ये जो कंपाउंड है अंसा कंपाउंड है। अगर आपने अभी तक अंसा कंपाउंड के बारे में नहीं देखा तो आप देख लो। अंसा कंपाउंड में देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। अंसा कंपाउंड में आपको क्या करना है, सबसे पहले पायलट एटम डिसाइड करना होता है, जैसे आप पैरासाइक्लोफीन में करते हैं। यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है उस साइड में आपको दिखेगा पायलट एटम, उसके बाद नंबरिंग स्टार्ट कर दो 1 2 3, 1 2 3। रोटेशन देखो क्या है, ये रोटेशन है आर, मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो आएगा आर। तो यम और आर जहां पे करेक्ट है वो आपका आंसर भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट होने वाला है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे हमने जो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड थे, जो कायरल है जिसमें असिमेट्रिक सेंटर नहीं है, तो सारे मॉलिक्यूल को क्या किया है, डिस्कस किया है। ओके, देखो ये इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं
जिसमें असिमेट्रिक सेंटर नहीं होता, फिर भी वो क्या होते हैं, कायरल होते हैं। इसमें एक्सिस ऑफ कायरलिटी और प्लेन ऑफ कायरलिटी आप क्या करते हो, बताते हो। तो अलीन, बायफिनिल्स, बायपायरोल्स, स्पाइरेंस और हेमिस्पाइरेंस, ठीक है। ये सब अलीन की तरह ही, अलीन में जैसे रूल्स आप अप्लाई करते हो उसी तरह से बायफिनिल्स, बायपायरोल्स, नहीं बायपायरोल्स, स्पाइरेंस और हेमीपायरेंस में भी आप यूज करते हो आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए। बस आपको देखना है कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है। उसी तरह से यहाँ पे अंसा कंपाउंड, पैरासाइक्लोफेन्स, ट्राइसाइक्लो ऑक्टीन, उसके बाद हेलिकल स्ट्रक्चर और डीएनए, ये जो है वो आते हैं प्लेन ऑफ कायरलिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे कायरलिटी जो है वो प्लेन ऑफ कायरलिटी है, और ऊपर वाले मॉलिक्यूल में कायरलिटी ड्यू टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एक्सिस कायरलिटी। ठीक है, उसके साथ एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है गेट 2019 का। अब देखो, अब जो भी मैंने बताया है वो आपने सब कुछ देखा है, तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द नंबर ऑफ कंपाउंड्स दैट डू नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर इज। एट रूम टेम्परेचर पे आपको क्या बताना है, कौन से ऐसे कंपाउंड है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते, मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव है। एट रूम टेम्परेचर पे कौन से मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ये आपको क्या करना है, बताना है। अब देखो, फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है इसमें एक असिमेट्रिक सेंटर है, इसमें असिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है, और जिसमें एक ही असिमेट्रिक सेंटर होता है वो मॉलिक्यूल 100% कायरल होता है। तो ये कायरल है क्योंकि इसमें एक ही असिमेट्रिक सेंटर है, और इसके आइसोमर्स इनैंशियोमर्स होंगे। जिसमें एक ही असिमेट्रिक सेंटर होता है उसके आइसोमर्स इनैंशियोमर्स होते हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है। सेकंड में आते हैं, अलीन है आपके पास। तो यहाँ पे देखो, अलीन में फर्स्ट कंडीशन आपको नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स देखने होते हैं, और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स यहाँ पे ऑड है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स ऑड यानी कि 3 है। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन तो है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, मतलब ये दोनों ग्रुप अलग अलग है, ये दोनों ग्रुप अलग अलग है, पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो है वो ऑड है, 3 है। अगर ऑर्डर 3 है तो वो मॉलिक्यूल कभी भी कायरल नहीं होता, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ओके। अलीन्स में मैंने बताया है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इवन होते हैं तो ही अलीन कायरल हो सकता है। अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स ऑड है तो वो कभी भी कायरल नहीं होगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। तो सेकेंड मॉलिक्यूल का तो बता दिया। थर्ड मॉलिक्यूल में देखो, इसमें भी एक ही असिमेट्रिक सेंटर है। अगर ये एक ही असिमेट्रिक सेंटर है तो ये भी कायरल होगा और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। अब थर्ड यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखो, ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या कायरल है। अब होता क्या है, रूम टेम्परेचर पे ये कन्वर्ट होता है, ये एक्चुअल में है कि उसमें स्टैगर्ड में है, स्टैगर्ड फॉर्म में है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इक्लिप्स में। कब, रूम टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखो, जब ये चेंज होगा तो देखो इस साइड का जो ग्रुप है COOH है वो चेंज, उसकी पोजीशन चेंज करवा दी हमने। जब आप यहाँ पे इस COOH ग्रुप पे जो प्लेन में है उसे स्टैगर्ड से इक्लिप्स में लेके आते हो, तो यहाँ पे जो OH और हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो चेंज हो जाती है। तो OH अबोव द प्लेन OH बिलो द प्लेन जाएगा और हाइड्रोजन अबोव रहेगा, और इस साइड में तो OH एज इट इज ही रहेगा क्योंकि वहां पे हमने कुछ चेंज ही नहीं किया। अब देखो, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और 2 असिमेट्रिक सेंटर भी है। तो जिस मॉलिक्यूल में 2 असिमेट्रिक सेंटर होते हैं, असिमेट्रिक सेंटर होते हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लेन प्रेजेंट होती है, वो मॉलिक्यूल मेजो मॉलिक्यूल होते हैं। और जो मॉलिक्यूल मेजो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं।
ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद देखो बायफिनिल्स में आते हैं। बायफिनिल्स में देखो, बायफिनिल्स में ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है? प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, मतलब ये दोनों ग्रुप अलग अलग होनी चाहिए। अलग है, यहाँ पे भी देखो ये दोनों ग्रुप अलग होनी चाहिए, यहाँ पे भी ये दोनों अलग है। पर जब भी आप सब्स्टिट्यूशन देते हो तो सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पोजीशन पे होना चाहिए, जो कि यहाँ पे भी है। तो ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होने के साथ जो ग्रुप ऐड करते हैं वो बल्कि होना चाहिए। तो देखो इस रिंग पे यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये भी एक स्मॉल ग्रुप है, और यहाँ पे जो है ये फ्लोरीन भी स्मॉल ग्रुप है। यहाँ पे ये भी फ्लोरीन स्मॉल ग्रुप है, OCH3 ग्रुप भी स्मॉल ग्रुप है। मैंने आपको बताया है जब बायोफिनिल्स पढ़ाया था, या फिर जब मैंने बायोफिनिल्स में बताया है कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन या फिर OCH3 ग्रुप अगर आप ऑर्थो पोजीशन पे डाल देते हो तो वहां पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल नहीं है, वो रोटेट कर जाता है। अगर रोटेट होगा तो वो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो इस केस में ये रोटेशन शो करेगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। अब आते हैं लास्ट मॉलिक्यूल में, जो क्या है, जो है पैरासाइक्लोफिन। ये है पैरासाइक्लोफिन, और पैरासाइक्लोफिन में मैंने बताया है कि प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री कैंसिल होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें एक प्लेन प्रेजेंट है, यहाँ से अगर आप प्लेन डालोगे इस तरह से नीचे की तरफ तो ये हाइड्रोजन इसके साथ रिफ्लेक्ट होगा और ये Br इसके साथ रिफ्लेक्ट होगा। मतलब इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये कभी भी ऑप्टिकली एक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो पैरासाइक्लोफिन में भी अगर आप प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन रखते हो जिससे जो दो प्लेन पॉसिबल है उसमें वो दो प्लेन कैंसिल हो जाती है, तो ही वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है, नहीं तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव या फिर जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते ऐसे मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, 4 ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसे फाइंड आउट करना है, और ये जो सारी कंसेप्ट है वो आपको अगर पता है डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में। सबसे पहले तो ये जो आपका है जिसमें असिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है ऐसा मॉलिक्यूल है, ये मेसो मॉलिक्यूल है, ये अलीन मॉलिक्यूल है, ये भी असिमेट्रिक सेंटर साइक्लिक सिस्टम में अगर है तो क्या होगा? आपके पास है बायफिनिल्स, आपके पास है पैरासाइक्लोफिन, इसके साथ अनसा कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, उसमें RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, ये सब अगर पता है आपको तो आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा, आप इजीली सॉल्व करोगे। ठीक है, तो हम यहीं पे रुकेंगे।